इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तब तक नहीं आ सकता जब तक एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ना आए। पहले आपको अपनी खेती, कृषि उसको बहुत ऊपर पहुंचाना पड़ता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इस खेती कृषि से होने वाली कमाई से लोग आपके इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अकबर ने राजा टोडरमल से पूछा कि कैसे करें, क्या करें। तो टोडरमल ने कहा कि मुझे ना किसानों के हालात जानने होंगे, एक सर्वे करवाते हैं। तो अकबर ने कहा नहीं, एक काम करते हैं ना, तुम और मैं भेस बदल कर गांव गांव घूमकर किसानों के हालात देखते हैं, चलते हैं छुप कर और देखते हैं कि ये लोग क्या सह रहे हैं और उन्हें क्या मिल रहा है। अब मैं किताबों में से आपको कुछ पैराग्राफ दिखाता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख देंगे कि भाई ऐसा भी होता था, हाँ भाई ऐसा भी होता था। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो बड़ी सुनने लायक है। तो राजा टोडरमल के बारे में अकबर ने कहा कि इनकॉग्निटो चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है कितना अच्छा, कि इनकॉग्निटो, ये वर्ड है इनकॉग्निटो। ट्रैवल करेंगे अक्रॉस नॉर्थ इंडिया और फार्मर का स्ट्रगल खुद देखें। उन्होंने ट्रैवल किया और देखा कि फार्मर्स हमेशा डरे हुए रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता था लगान कभी भी बढ़ा दी जाएगी। आर्बिट्ररी एंड सोअरिंग टैक्सेस, मनमाने तौर पे आर्बिट्ररी सोअरिंग टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा। कई बार ऐसा बढ़ाने वाले करप्ट ऑफिशियल्स होते थे। तो इंस्पायर्ड बाय दिस एनकाउंटर टोडरमल ने एक डिजाइन किया अकबर के कहने पे, जब्त सिस्टम। इस वर्ड को लिख लीजिए, बाद में गूगल करिएगा, ये बहुत शानदार है। जब्त, ZABT, जब्त करना वर्ड यहीं से आया है, जब्त सिस्टम। उसमें अकबर ने टोडरमल से कहा कि एक काम करो ना। बोले क्या? किसानों की लैंड मेजर करवा दो और पिछले 10 साल में क्रॉप कैसी हुई है इसका एक सर्वे करवा दो। 10 साल में ये होता है ना कि 3 साल अकाल पड़ता है, फेमीन आता है, इलाका बंजर हो जाता है। 3 साल बहुत बारिश होती है, बहुत अच्छी खेती होती है, 3 साल मीडियम खेती होती है। तो 10 साल का एक एवरेज ले और इनके ना खेतों को मेजरमेंट करवा दो और ये 10 साल के एवरेज का 1/3 इन्हें हम लगान लेंगे, इन्हें बता दो और ये बात लिख कर दे दो कि आप चाहे जितना प्रोड्यूस करें, हम 1/3 ऑफ योर प्रोड्यूस लेंगे। और आज का 1/3 नहीं लेंगे, पिछले 10 साल जिसमें 3 साल बाढ़ आई थी, 3 साल अकाल पड़ा था, 3 साल अच्छी बारिश हुई थी, सबका मिला के एवरेज, ताकि आप पर गहरा ना गुजरे। यहाँ अकबर की तारीफ करने से पहले हमें शेरशाह सूरी की तारीफ करना चाहिए। क्यों? शेरशाह सूरी ने एक ऐसा ऑफिसर दिया इंडिया को, जिस ऑफिसर को हम आज तक अपने लेकर ढो रहे हैं। उसका काम था पीजेंट्स को यानी फार्मर्स को उनकी लैंड के रिकॉर्ड स्टैम्प पेपर पे लिख कर देना। इसे कहते थे पट्टा लिखना। लैंड को पट्टा कहते थे और ऑफिसर को पटवारी कहते थे। अकबर ने इसमें जो एडिशन करवाया वो सुनने लायक है। पटवारी से कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स के नीचे लिख दो पिछले 10 इयर्स के प्रोड्यूस का 1/3 हम आपसे लेंगे और इससे ज्यादा अगर कोई लेने आए तो एक कंप्लेन हमारे पास कर दीजिए और इससे ज्यादा कोई लेने आए तो अपने कागजात दिखा दीजिए। अकबर ने जो डायलॉग बोला है ना, मैं उस किताब से आपको पढ़वाना चाहता हूं। आई वांटेड टू सी दिस। अकबर ने कहा, लेट द पीजेंट स्लीप साउंड एट नाइट नोइंग व्हाट द स्टेट डिमांड्स। अगर तुम कागज पर लिख कर दे दोगे तो फार्मर को अच्छी नींद आएगी, क्योंकि ही विल बी नोइंग व्हाट द स्टेट डिमांड। स्टेट की डिमांड क्या है अगर उसे पहले पता होगा तो वो चैन से सोएगा। मुझे कितना देना है उसे पता होगा, वो चैन से सोएगा। लेकिन उसमें एक बहुत शानदार चीज आ गई। क्या? अकबर को बताया गया कि 4-5 तरह की जमीनें होती है। एक पोलज होती है जिसमें नहर बह रही है, बारिश अच्छी हो रही है, बड़ी उपजाऊ है। एक परती है जो इतनी उपजाऊ नहीं है और एक बंजर है जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। पोलज का मतलब खूब अच्छी बारिश, नहर के बाजू फसल अच्छी होती है। परती का मतलब इतनी अच्छी नहीं होती है और बंजर का मतलब बिल्कुल नहीं होती। तो अकबर ने कहा कि पोलज वालों से कह दो हम हर साल 1/3 लें, परती वालों से कह दो हम 3 साल में एक बार 1/3 लें, और बंजर वालों से कह देना कि 10 साल हम आपसे कुछ नहीं लें। तो इन 10 सालों में आप एक काम करो, क्या 2 साल मेहनत करके एक नहर बना लो, वहां एक कुआं खोद लो,
जिससे आपकी ज़मीन भी लहलाने लगे। अगर ऐसा काम आपने 2 साल में कर दिया, तो बचे हुए 8 साल हम आपसे अभी रेवेन्यू 10 साल नहीं लेने वाले। 2 साल मेहनत करिए, तालाब खोदिए, कुआं खोदिए, बंजर ज़मीन को लहलाइए, प्लस 8 साल का लगान आप खुद ही रखिए, आप अमीर हो जाइए। अकबर ने कहा और एक काम करना। बोले क्या? जितने ना लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं है, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित जिन्हें हम आज कहते हैं, गरीब, उनको ये बंजर जमीन बांट दो और कह दो कि 10 साल बाद हम आपसे लगान लेंगे, अब आपके हाथ में, इसको जितने जल्दी लहला सकते हो लहला दो। जितने लैंडलेस गरीब थे, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, 8 साल 9 साल का रेवेन्यू खुद रखा और वो अमीर हो गए। इससे पर कैपिटा इनकम राइज हो गया। जिनके पास बड़ी फर्टाइल लैंड थी, वो 1/3 हर साल देते थे। जिनके पास नॉट सो फर्टाइल लैंड थी, वो 3 साल में एक बार देते थे, और सबको पता था कि देना कितना है। ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाने वाले मुगल्स थे। ऐसा दुनिया के किसी इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलता, इतना इफिशिएंट सिस्टम जो हमारे यहां हमने दिया था। उसके बाद ना, आईने अकबरी के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है रेवेन्यू एंड जुडिशरी पे। इस आईन ए अकबरी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गया। ये किताब आपको लेनी चाहिए, और किताबें खरीदिए यार। वो बहुत हो चुका घर की साज सज्जा के लिए खरीदना, अपने पुरखों की हिस्ट्री आप बचाइए। आईन ए अकबरी में एक बड़ी खूबसूरत लाइन है। टोडरमल जमीन को नापने आए, तो टोडरमल उन्होंने बांस लिए हुए थे लकड़ी के, और उन लकड़ी के बांस पे आयरन की रिंग बंधी हुई थी। तो गांव वालों को बुलाया कि इधर आ जाओ, पटवारी को बुलाया तुम भी आ जाओ, कहा नापो। तो जितने गांव वाले थे वो हाथ जोड़कर टोडरमल के कदमों में गिर गए। कहा हुजूर आप तो बहुत ऑनेस्ट हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सर्वे किया है, मैंने खुद देखा है क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं आप बहुत ऑनेस्ट हैं। बोले कैसे? कहा इससे पहले ना रस्सी लाकर नापा जाता था, और जानबूझकर नापने के बाद रस्सियां छोटी लाई जाती थी ताकि हमसे लगान ज्यादा लिया जा सके। आपने रस्सी को छोटा बड़ा करने का सिस्टम ही खत्म कर दिया। आपने लकड़ी के बांस लोहे से बांधे हुए हैं, ना इसे छोटा किया जा सकता है ना इसे बड़ा किया जा सकता है। मैं आपको एक कहानी बताऊं। किसान ने कहा बताओ। कहा हम ज्यादा लगान दें और हमारा खेत छोटा हो लेकिन लगान ज्यादा हो, इसलिए रस्सी को गीला करके नापा जाता था। यह आप है जिसने बांस बांध के लाए हैं ताकि हर किसी को फेयर और जस्टिस मिल सके। इसे जारिब सिस्टम कहते थे। कभी गूगल पे ट्रांसलेट करके देखना कि न्यायपूर्ण सिस्टम जारिब, JARIB, आयरन रिंग विद द बैम्बू रॉड्स, ये किसने दिया था? एक कहानी है उस किताब में रामदास की, ये नाम लिख लीजिए, जिसकी डॉटर आई ये देखने की यार ये कैसे मेजरमेंट हो रहा है। तो बच्ची से कहा गया कि देखना बेटा, डंडा सीधा रखा जा रहा है, बाम्बू सीधा रख रहे हैं। तो डॉटर ने कहा कि हाँ हाँ मैं आपके हाथ बचाती हूँ। वहां क्राउड जमा हो गया। तो रामदास के मुंह से कुछ निकला है। ओ एनसीईआरटी में डार्कर एजेस और क्रूर लिखने वालों, रामदास ने कहा आज पहली बार टुडे वी विटनेस द एम्परर्स जस्टिस टचिंग एवरी फरो। आज खेत में होने वाला हर हल, चलने वाला हर हल आज से एम्परर के महान होने की गवाही देता। और ये लकड़ियों से की गई मार्किंग, आज से हमें टैक्समैन अपने मर्जी से हमसे टैक्स नहीं ले पाएगा, जो अकबर चाहेंगे वो ही लेगा। ये वाली लाइन टुडे वी विटनेस द एम्परर्स जस्टिस, आज हम शहंशाह के इंसाफ को खेत में चलने वाले हर हल में देख रहे हैं। ये रामदास की कहानी उसमें लिखी हुई। ये स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स इंडिया को देने वाले मुगल्स थे। इसलिए आपको गूगल करना है और वहां पे ये सर्च करना है कि नाम था बादशाह का जलालुद्दीन मोहम्मद, लेकिन द ग्रेट अकबर का टाइटल उनको यहां के हिंदुओं ने दिया। क्यों दिया था? इस इंसाफ से भरी चीज की वजह से दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछूं, किसी की हिस्ट्री मिटा दी जाए तो क्या क्या मिट जाता है यार? हिम्मतें मिट जाती हैं, डिफेंड करना मिट जाता है, नए सपने मिट जाते हैं,
कुछ करने का वो मिट जाता है, इसलिए अपनी हिस्ट्री बचाना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट लाइट हाउस 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातें हैं, आने वाले ज़माने में रिसर्च कैसे करते हैं वो बातें, लेकिन अल्लाह ने मुझे गाइड किया कि नहीं, इसमें हिस्ट्री को भी इंक्लूड करो। क्यों?